नमस्कार साथियों। राजस्थान कला संस्कृति की राजस्थान दुर्ग श्रृंखला हमारी चल रही थी और राजस्थान दुर्ग श्रृंखला के 20वें भाग में, अंतिम भाग में मैं आज चर्चा करूंगा राजस्थान के कुछ अन्य किलों की। वे किले जो कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर संक्षिप्त सी जानकारियों के साथ में हमें कंपटीशन की तैयारियों के लिहाज से पढ़ने हैं और जिनकी चर्चा हम पिछले 19 भागों में नहीं कर पाए, या फिर जो बेसिक जानकारियां जिनकी थोड़ी बहुत जाननी ज़रूरी है, ऐसे किलों की बात आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं करने वाला हूं। आज का ये वीडियो लेक्चर राजस्थान के कुछ छोटे छोटे किलों के बारे में है जो आप ध्यान से पढ़िएगा, और 20 भाग के अंदर मुझे लगता है राजस्थान के किलों को बड़ी गहराई के साथ मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट किले थे वो सारे आपको करवा दिए हैं। आज कुछ छोटे छोटे किलों की बात, या फिर कुछ बड़े लेकिन कम महत्वपूर्ण किले या जो रह गए किले, उन किलों की बात आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर रहा हूं राजस्थान का एक किला, विजय मंदिरगढ़ का किला। ये विजय मंदिरगढ़ का किला, जिसको बयाना का किला भी कहते हैं, बयाना का दुर्ग भी कहते हैं, और ये राजस्थान के कौन से जिले में आपको पता ही है कि बयाना की बात होती है तो राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर आया हुआ ये किला बड़ा महत्वपूर्ण किला है। राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर ये विजय मंदिरगढ़ का किला या बयाना का किला है। बयाना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ऐसा मानते हैं कि बयाना का प्राचीन नाम क्या था? भादानक था। डॉक्टर दशरथ शर्मा जिन्होंने ये माना है कि बयाना के किले का पुराना नाम भादानक था, इसलिए हम इसे बयाना का किला भी कह सकते हैं और इसे भादानक का किला भी कह सकते हैं। आपको ध्यान हो, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा राजस्थान के मशहूर इतिहासकार हुए, विशेष रूप से इनकी किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टीज बड़ी फेमस रही। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह माना है कि बयाना का प्राचीन नाम, बयाना का प्राचीन नाम क्या है? बयाना का प्राचीन नाम, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बयाना का प्राचीन नाम भादानक था। तो अगर कभी परीक्षा के अंदर सवाल पूछ ले कि बयाना का पुराना नाम क्या था, तो बयाना का पुराना नाम था भादानक, भादानक। तो इस किले को हम भादानक का किला भी कह सकते हैं। इस किले को हम क्या कह सकते हैं? भादानक का किला भी। बताना चाह रहा हूं कि मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रांताओं का अधिकार इस किले पर रहा, तो उस दरमियान इस किले को बयाना के किले के नाम से भी जाना गया, जो नाम आज भी चल रहा है। इसको बयाना दुर्ग भी कहते हैं, विजय मंदिरगढ़ किले को। इसको मुस्लिम काल के दौरान सुल्तान कोट भी कहा गया। जैसे तिमनगढ़ को इस्लामाबाद कहा गया ना, वैसे बयाना को सुल्तान कोट भी कहा गया। बयाना के किले को भादानक का किला भी कहते हैं, बयाना के किले को सुल्तान कोट का किला भी कहते हैं। इस किले का एक नाम बाणासुर, एक राक्षस बाणासुर के नाम से इसे बाणासुर का किला भी कहते हैं। तो बाणासुर का किला राजस्थान के किस किले को कहते हैं? बयाना के किले को कहते हैं। बाणासुर का किला कह दो, बयाना का किला कह दो। मध्यकाल के अंदर इसे सुल्तान कोट का किला भी कहते थे। आपको ध्यान हो, इस किले का निर्माण 1040 ईस्वी के अंदर विजयपाल यादव ने करवाया। इस किले का निर्माता कौन है? इस किले का निर्माता विजयपाल यादव है। ध्यान दे रहा, विजयपाल यादव, करौली का जो यादव वंश, हालांकि करौली नगर की स्थापना तो बाद में हुई, कल्याणपुर नगर की स्थापना, तो पहले करौली का जो यादव वंश है ना, उसका शुरुआती राज्य यहां पर रहा। आपको ध्यान हो, विजयपाल यादव, विजयपाल यादव, विजयपाल यादव ने इस किले का निर्माण करवाया, और इस किले का निर्माण हुआ 1040 ईस्वी के अंदर। 1040 ईस्वी के अंदर कहते हैं, 1040 ईस्वी के अंदर विजयपाल यादव ने बयाना के किले का निर्माण करवाया। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, बयाना के किले का निर्माता कौन था? बयाना के किले का निर्माता विजयपाल यादव था। विजयपाल यादव, यादव वंश का राजा। विजयपाल यादव के जो वंशज हुए बाद में, उन्होंने ही कल्याणपुर यानी करौली नगर की स्थापना की, जो चर्चा हम लोग कभी राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो गहराई से करेंगे।
बयाना के किले को भादानक का किला भी कहते हैं। ये शुक्र नीतिकार के अनुसार कौन सी श्रेणी के अंदर ये किला शामिल है? तो शुक्र नीतिकार के अनुसार ये किला गिरि दुर्ग में शामिल है। देखो, जब भी अपन किलों में अन्यथा कोई बात नहीं करे तो दिमाग में रखिए कि एक कौन सी श्रेणी में आएगा, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ये किला कौन सी गिरी पर है, कौन सी पहाड़ी पर है? तो विजय मंदिरगढ़ का किला दमदमा की पहाड़ी पर है। दमदमा की पहाड़ी कह दीजिए, मानी पहाड़ी कह दीजिए। दमदमा की पहाड़ी या मानी पहाड़ी के ऊपर राजस्थान का यह किला विजय मंदिरगढ़ का किला है, बयाना का किला है। विजय मंदिरगढ़ का किला या बयाना का किला दमदमा की पहाड़ी पर या मानी पहाड़ी पर है। एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि ये विजय मंदिरगढ़ दुर्ग, ये बयाना का किला, ये भादानक का किला, ये सुल्तानकोट का किला हुमायूं का जब शासनकाल रहा तो हुमायूं ने कहते हैं कि उसके चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को इसी किले के अंदर कैद रखा गया था। ये भी कहानी इस किले के साथ में जुड़ी हुई है। यानी ध्यान रखना है कि हुमायूं के चचेरे भाई मुगल बादशाह हुमायूं, इनका नाम तो सुना ही है ना, मुगल बादशाह हुमायूं का। तो मुगल बादशाह हुमायूं की बात जब करते हैं तो हुमायूं के चचेरे भाई, हुमायूं के चचेरे भाई, कौन था चचेरा भाई हुमायूं का? मोहम्मद जमान मिर्जा। कहते हैं कि हुमायूं के चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को इसी किले के अंदर, इसी किला मतलब बयाना के किले के अंदर कैद रखा गया था। तो इतिहास की ये घटना भी यहां पर जुड़ जाती है कि हुमायूं के चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को इस किले के अंदर कैद रखा गया था। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात में ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है। आपको जानकारी हो, जब मैं बयाना की बात करता हूं, चाहे वो मुगल काल हो और चाहे वो ब्रिटिश काल हो, बयाना का किला अपनी नील की खेती के कारण बहुत ही लोकप्रिय था। बयाना का किला अपनी नील की खेती के कारण बड़ा ही लोकप्रिय था। मैं बताना चाह रहा हूं कि बयाना का किला राजस्थान के अंदर, ये चाहे मुगल काल रहा हो और चाहे ब्रिटिश काल रहा हो, बयाना का किला नील की खेती के कारण राजस्थान के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय रहा। कहते हैं कि एक डच यात्री था जिसका नाम था फ्रैंको पेल्सर्ट। उन्होंने बयाना के किले का वर्णन नील के बहुत बड़े केंद्र के रूप में किया। ध्यान देना, डच यात्री फ्रैंको पेल्सर्ट, उनके बारे में यह कहा जाता है, पेल्सर्ट लिखा है, पेंटसर्ट नहीं लिखा है। डच यात्री फ्रैंको पेल्सर्ट ने भी नील की खेती व नील के व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में, नील की खेती व नील के व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में किसका उल्लेख किया? बयाना के किले का। आपको जानकारी हो, बड़े केंद्र के रूप में बयाना के किले का उल्लेख किया था। तो ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परीक्षा में कभी कभी पूछते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान नील की खेती के कारण जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, आप सभी के जहन में, आप सभी के मस्तिष्क में ये बात बिल्कुल फिट होनी चाहिए कि बयाना का किला ऐसा किला है जो राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे भारत और विश्व के अंदर नील की खेती के कारण जाना जाता है। तो बयाना का किला नील की खेती के कारण पूरी दुनिया में लोकप्रिय है और डच यात्री फ्रैंको पेल्सर्ट ने भी नील की खेती और नील के व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में इस बयाना के किले का उल्लेख किया। कहते हैं कि पुराने समय में बयाना से नील को खरीदने के लिए देसी और विदेशी व्यापारियों का जमघट या लगा रहता था। देसी और विदेशी व्यापारियों का बड़ा जमघट वो बयाना के किले में लगा रहता था। और बयाना और इसका जो निकटवर्ती प्रदेश है, ध्यान देना, बयाना और बयाना के आसपास का जो क्षेत्र है, ये उत्कृष्ट कोटि की नील के उत्पादन के लिए जाना गया। बयाना और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहां पर उत्कृष्ट कोटि की नील का उत्पादन वो होता था
और यात्री दूर दूर से आते थे और एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि उनका जमघट यहां पर लगा रहता था नील को खरीदने के लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। बात अगर बयाना की हो तो यहां राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ भी है। तो बताना चाह रहा हूं कि यहां पर लाल पत्थर से बनी एक ऊंची लाट है, ऊंची स्तंभ है, भीम लाट। लाल पत्थर से बनी एक ऊंची लाट है, लाल पत्थर से, ध्यान देना, लाल पत्थर से बनी एक ऊंची लाट है। यहां पर लाल पत्थर से बनी हुई एक ऊंची लाट यहां पर हम देखते हैं, और लाल पत्थर से बनी हुई ऊंची लाट का नाम क्या है? भीम लाट। भीम लाट, आपको ध्यान हो, लाल पत्थर से बनी हुई एक ऊंची लाट कह दो, ऊंचा स्तंभ कह दो, जिसका नाम है भीमलाट। और कहते हैं कि यह भीमलाट 372 ईस्वी के अंदर, अब कहीं कहीं वैसे 57 जोड़ते हैं तो 429 होता है, लेकिन कहीं कहीं हमें 429 नहीं, विक्रमी 428 का उल्लेख मिलेगा। तो 428 विक्रमी कहिए या 429 विक्रमी कहिए, क्योंकि देखो 57 साल मार्च में जब चैत्र शुक्ला एकम लग जाती है तो उस अकॉर्डिंग तो 429 हो जाएगा, पहले 428 हो जाएगा। तो 372 ईस्वी का मतलब ये विक्रमी 428 429 के लगभग है। तो 372 ईस्वी या 428 विक्रमी के अंदर कहते हैं कि यहां पर एक सामंत हुआ करता था, उस सामंत का नाम था विष्णुवर्धन। क्या नाम था उस सामंत का? विष्णुवर्धन नाम था। और ये विष्णुवर्धन कहते हैं कि इसने, ये विष्णुवर्धन आपको जानकारी हो, ये समुद्रगुप्त का सामंत हुआ करता था। और ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त का ये सामंत विष्णुवर्धन, और इसने यहां पर पुंडरीक यज्ञ जो किया उसकी समाप्ति के ऊपर, ध्यान देना, विष्णुवर्धन जिसको किसका सामंत माना जाता है? विष्णुवर्धन को समुद्रगुप्त का सामंत माना जाता है। विष्णुवर्धन को समुद्रगुप्त का सामंत माना जाता है। और कहते हैं कि विष्णुवर्धन ने इस भीमलाट का निर्माण 372 ईस्वी के अंदर या लगभग विक्रमी 428 या विक्रमी 429 के अंदर करवाया। यह भीमलाट जो बनी, इसको बनाया था पुंडरीक यज्ञ के समापन के अवसर पर। पुंडरीक जो यज्ञ करवाया, उस पुंडरीक यज्ञ के समापन पर विजय के प्रतीक के रूप में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, और इसलिए ये राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ है। परीक्षा में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ कहाँ है। देखो, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में आप सबने सुना है, जो मेवाड़ के राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में बनाया। आपने जयपुर के अंदर त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट भी सुनी होगी, जो ईश्वरी सिंह ने बनाया राजमहल के युद्ध में अपने भाई माधव सिंह को हराने की विजय के उपलक्ष्य के अंदर, वो तो आपने सुना ही है। लेकिन राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ जब पुंडरीक यज्ञ संपन्न हो गया, तब वो विजय स्तंभ बनाया गया। और राजस्थान का ये प्राचीनतम विजय स्तंभ पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति के ऊपर बना 372 ईस्वी के अंदर, विक्रमी 428 विक्रमी 429 के अंदर। और मैं कहना चाहूंगा ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ कौन से किले के अंदर है? विजय मंदिरगढ़ के किले में, बयाना के किले में। नाम भी विजय मंदिरगढ़ है और संस्थापक भी विजयपाल यादव है। तो विजय से विजय स्तंभ, विजय से विजयपाल यादव और विजय से विजय स्तंभ राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ। और वी से विजय और वी से विष्णु, विष्णुवर्धन ने बनाया। लेकिन बयाना के किले के अंदर जब हम होते हैं तो इस किले के भीतर एक उषा मंदिर का जिक्र भी करना चाहूंगा। उषा मंदिर इस किले के अंदर है। आपको जानकारी हो 1012 विक्रमी यानी 955 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि ये यहां पर एक उषा मंदिर बना। और वो उषा मंदिर किसने बनाया? वो रानी चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया। वो उषा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? रानी चित्रलेखा के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि ये रानी चित्रलेखा कौन है? इस पर इतिहास में दो मत चलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कन्नौज के राजा महिपाल की पत्नी है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये राजा लक्ष्मण की पत्नी है। कोई भी हो, लेकिन चित्रलेखा ने इसका निर्माण कराया। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है।
और इसलिए अपने को ध्यान रखना है रानी चित्रलेखा का बनाया हुआ ऊषा मंदिर कौन से किले में है, बयाना के किले में। ऊषा मंदिर पूछे तो भी बयाना के किले में, ऊषा मस्जिद पूछे तो भी कौन से किले के अंदर है, बयाना के किले के अंदर ऊषा मंदिर भी है और ऊषा मस्जिद भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं बताना चाहूंगा कि ऊषा मंदिर जिसको इल्तुतमिश के काल में खंडित भी किया गया, इल्तुतमिश के काल में इस मंदिर को क्या है, खंडित भी किया गया। यहां पर इब्राहिम लोदी के काल में बनी हुई एक लोदी मीनार भी है, आपको जानकारी हो यहां पर एक लोदी मीनार भी है। ये लोदी मीनार किसके काल में बनी थी, बयाना के किले के भीतर एक लोदी मीनार भी है और ये लोदी मीनार बनी थी इब्राहिम लोदी के काल के अंदर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना हमें दिमाग के अंदर रखनी है कि इब्राहिम लोदी के काल में यहां पर एक लोदी मीनार का निर्माण भी कराया गया था। ये महत्वपूर्ण घटना भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब राजस्थान का ये विजय मंदिरगढ़ का दुर्ग या ये बयाना का किला जिसकी चर्चा हम करते हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर बयाना का किला अपने आप में कहूं तो नील की खेती के कारण राजस्थान का ये किला बड़ा लोकप्रिय रहा। चाहे वो मुगल काल रहा हो और चाहे वो ब्रिटिश काल रहा हो, नील की खेती के लिए दूर दूर से नील को खरीद, खेती तो यहां पर होती थी, दूर दूर से नील को खरीदने के लिए व्यापारियों का जमघट वो इस किले के भीतर लगा करता था। मैं राजस्थान के इस विजय मंदिरगढ़ किले के बाद एक और किले पर आपको लेकर आ रहा हूं और वो किला है शेरगढ़ किला बारा। आपको जानकारी हो राजस्थान के अंदर शेरगढ़ दुर्ग कहां है, बारा के अंदर, लेकिन शेरगढ़ बारा में भी है और शेरगढ़ दुर्ग कहां पे है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है, शेरगढ़ दुर्ग बारा में भी है, शेरगढ़ धौलपुर में भी है, एक शेरगढ़ हमारे जोधपुर में भी है। तो शेरगढ़ तो कई है, लेकिन जिस शेरगढ़ दुर्ग बारा की बात मैं कर रहा हूं वो गिरिदुर्ग परबन नदी के किनारे है। शेरगढ़ दुर्ग बारा के किले की बात जब मैं करूं तो ये गिरिदुर्ग कौन सी नदी के तट पर है, हमें ध्यान रखना है कि शेरगढ़ दुर्ग बारा परबन नदी के तट पर आया हुआ है। कौन सी नदी के तट पर है, परबन नदी के तट पर। बारा आपको जानकारी हो, बारा जिले से परबन नदी जाती है, बारा जिले से ही तो राजस्थान के अंदर परबन नदी प्रवेश करती है। तो यह दिमाग के अंदर रखना है कि परबन नदी के किनारे राजस्थान के बारा जिले का ये शेरगढ़ दुर्ग आया हुआ है। यह शेरगढ़ का किला मूलतः नागवंशियों द्वारा बना हुआ माना जाता है। यह किला मूलतः ऐसा कहते हैं कि इस किले का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो मूल रूप से यह किला नागवंशियों की देन माना जाता है। लेकिन इस किले का नाम जो शेरगढ़ है वो किसके नाम पर है, वो शेर शाह सूरी के नाम पर है। तो मूल रूप से ये किला नागवंशियों के द्वारा बना हुआ माना जाता है, लेकिन शेर शाह सूरी उनके नाम पर, देखो शेर शाह सूरी का नाम पड़ा है तो जरूर कुछ निर्माण कार्य यहां करवाए। शेर शाह सूरी के नाम पर इस किले को क्या कहते हैं, इस किले को कहते हैं शेरगढ़ का किला। यह शेरगढ़ का किला जहां पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जहां पर सोमनाथ का मंदिर है, जहां पर आपको जानकारी हो झालाओं की हवेली है। इस शेरगढ़ के किले के अंदर लक्ष्मी नारायण का फेमस मंदिर भी है। इस किले के भीतर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इस किले के भीतर सोमनाथ का मंदिर है, इस किले के भीतर झालाओं की हवेली है। आपको जानकारी हो इस किले के भीतर झालाओं की हवेली वो भी हम शेरगढ़ किले के भीतर हम देख सकते हैं। तो झालाओं की हवेली भी है, यहाँ पर हमें जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिखेगा, सोमनाथ का मंदिर दिखेगा, दुर्गा मंदिर वैसे हर किले में ही लगभग दिखाई देता है, चारभुजा जी का मंदिर भी यहाँ पर है, और ये तमाम चीजें हमें शेरगढ़ का किला बारा में दिखाई देगी। लेकिन शेरगढ़ दुर्ग बारा के बाद एक और छोटा सा जानकारी, शेरगढ़ का किला बारा की बात हमने की तो शेरगढ़ का किला धौलपुर की चर्चा भी हमें करनी चाहिए। जब मैं धौलपुर के शेरगढ़ किले की बात करता हूं, देखो बारा का शेरगढ़ और धौलपुर का शेरगढ़, हाँ बारा के शेरगढ़ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो रह गई
उसको जरूर नोट करिएगा, उसके बिना आप लोग फिर कमेंट करेंगे कि सर ये चीज रह गई। शेरगढ़ का किला जो 12 में ना, कहते हैं कि इस किले में खजाने में कभी कमी नहीं होती, इसलिए इस किले को कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। परीक्षा में कभी पूछ ले कोषवर्धन दुर्ग कौन सा है, तो 12 जिले का शेरगढ़, धौलपुर का शेरगढ़ नहीं है, 12 जिले का शेरगढ़ इस किले के बारे में कहते हैं कि इस किले में कभी खजाने में कमी नहीं होती, इसलिए इस किले को कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। मतलब कोष में बरकत ही बरकत है, इसलिए ये कोषवर्धन दुर्ग। लेकिन शेरगढ़ दुर्ग 12 के बाद अगर मैं शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर की बात करूं, तो कहते हैं कि धौलपुर के शेरगढ़ किले का जो निर्माण है वो मालवा के शासक मालदेव के द्वारा करवाया गया। ध्यान दीजिएगा, मालवा के शासक मालदेव के द्वारा, और ईसा से भी पहले का ये किला माना जाता है। ये जो शेरगढ़ किला धौलपुर है ना, ये ईसा से भी पहले का किला माना जाता है, और इस किले का मूल निर्माण जो माना जाता है वो मालदेव के द्वारा माना जाता है। और मालदेव कहां का? मालवा का, जोधपुर का मालदेव नहीं, मालवा का मालदेव। मालवा के शासक मालदेव के द्वारा, कहां का शासक? मालदेव, मालवा का शासक। और मालवा के शासक मालदेव के द्वारा धौलपुर के शेरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। लेकिन वर्तमान स्वरूप देखो, 12 का शेरगढ़ वो भी शेरशाह सूरी के नाम पर है, और धौलपुर का शेरगढ़ है ये भी शेरशाह सूरी के नाम पर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही किलों का वर्तमान स्वरूप कौन, किसके द्वारा जो है वो अस्तित्व में लाया गया? शेरशाह सूरी। अब देखिए, 12 का शेरगढ़ मूल रूप से नागवंशियों का किला है, और धौलपुर का शेरगढ़ मूल रूप से मालवा के मालदेव का बनाया हुआ है। लेकिन दोनों ही किले, चाहे 12 का शेरगढ़ और चाहे धौलपुर का शेरगढ़ हो, वर्तमान स्वरूप शेरशाह सूरी की देन है, इसलिए इस किले को शेरगढ़ कहते हैं। 12 का शेरगढ़, धौलपुर का शेरगढ़। एक और अंतर बता, 12 का शेरगढ़ परबन नदी के तट पे है, लेकिन धौलपुर का शेरगढ़ कौन सी नदी के तट पे है? चंबल नदी के तट पे है। ध्यान रखिएगा, 12 जिले का शेरगढ़ परबन नदी के तट पे है, लेकिन धौलपुर जिले का शेरगढ़ कौन सी नदी के तट पर है? तो चंबल नदी के तट पर यह किला है। एक बात और कहूंगा, धौलपुर का शेरगढ़ किला है, लेकिन इस किले को मध्यकाल के अंदर दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा गया। दक्षिण का द्वारगढ़, इस किले को दक्षिण का द्वारगढ़, ये इस किले के लिए उपनाम का प्रयोग किया गया। दक्षिण का द्वारगढ़ भी इस शेरगढ़ किला धौलपुर को कहा गया। और यहां पर एक मशहूर मजार धौलपुर के इस शेरगढ़ किले में हमें दिखाई देगी, और वो मजार है सैयद की मजार। धौलपुर के इस शेरगढ़ के किले के अंदर हमें सैयद की मजार भी दिखाई देगी। इस किले को दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। इस किले का मूल निर्माण मालवा के मालदेव ने करवाया, लेकिन वर्तमान स्वरूप शेरशाह सूरी की देन माना जाता है, और इसीलिए इस किले को शेरगढ़ का किला कहते हैं। ध्यान रखना, 12 का शेरगढ़ नागवंशियों का, धौलपुर का शेरगढ़ मालवा के मालदेव। 12 का शेरगढ़ परबन पर, धौलपुर का शेरगढ़ चंबल पर। 12 का शेरगढ़ कोषवर्धन, धौलपुर का शेरगढ़ दक्षिण का द्वारगढ़। और ये कुछ बातें अपने को दिमाग में रखनी। मैं राजस्थान के जो अन्य किलों के बात कर रहा हूं, उसमें एक किला जिस पे और चर्चा करना चाहूंगा, 12 जिले का ही एक किला है, शाहबाद का किला। देखो, शेरगढ़ 12 और अब शाहबाद किला 12। 12 जिले का ही एक और किला है जिसकी चर्चा यहां पर मैं कर रहा हूं। 12 जिले का ये किला है शाहबाद का किला। मुकंदरा की पहाड़ियों पर स्थित ये किला, भामती की पहाड़ियों पर स्थित ये किला, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में परमार शासकों ने करवाया, लेकिन 1521 में पुनर्निर्माण मुकुटमणि देव ने करवाया, और बाद में शेरशाह सूरी ने जीर्णोद्धार और करवाया। ये ध्यान रखना। तो शाहबाद दुर्ग 12 जो है, ये शुक्र नीतिकार के अनुसार कौन सी श्रेणी का किला है? गिरी दुर्ग, क्योंकि पहाड़ी पर है, और जो किला पहाड़ी पर होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। अब जब बात गिरिदुर्ग की हुई है, तो बताइए कौन सी पहाड़ी पर है किला? मुकंदरा की पहाड़ी या भामती की पहाड़ी? मुकंदरा की पहाड़ी कहिए या भामती की पहाड़ी कहिए, उस पहाड़ी पर राजस्थान का यह मशहूर किला आया हुआ है। मुकंदरा की पहाड़ी या भामती की पहाड़ी पर राजस्थान का यह किला शाहबाद किला आया हुआ है। अब
इस किले की अगर बात करूं तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अगर मूल निर्माण कहूं तो 9वीं शताब्दी के अंदर परमार शासकों ने करवाया। 9वीं शताब्दी के अंदर परमार शासकों का बनाया हुआ यह किला। अगर हम लोग 12 जिले के शाहबाद दुर्ग की बात करूं तो मूल रूप से इस किले का निर्माण किसने कराया? 9वीं शताब्दी के अंदर परमार शासकों ने करवाया, ऐसा माना जाता है। अगर इस किले के पुनर्निर्माण की बात करूं तो पुनर्निर्माण इस किले का 1521 के अंदर मुकुटमणि देव ने करवाया। 1521 में इस किले का पुनर्निर्माण मुकुटमणि देव ने करवाया। और इस किले के अंदर और 4 चांद किसने लगाए? जीर्णोद्धार और किसने कराया? जीर्णोद्धार कह दो, पुनर्निर्माण कह दो, कुछ निर्माण कार्य कह दो, कुछ महल वहल कह दो, ये किसने बनाए? ये शेरशाह सूरी ने बनवाए। शेरशाह सूरी। देखो ये महत्वपूर्ण बातें मैंने 3 बताई। 12 जिले का शाहबाद दुर्ग शुक्र नीतिकार के अनुसार कौन सी श्रेणी में? गिरिदुर्ग की श्रेणी में। 9वीं शताब्दी में यह किला किसने बनाया? परमार राजाओं ने बनाया। पुनर्निर्माण 1521 में किसने कराया? मुकुटमणि देव ने करवाया। और जीर्णोद्धार और मतलब पुनर्निर्माण और इसमें कुछ निर्माण कार्य किसने कराए? शेरशाह सूरी ने करवाए। और आपको जानकारी हो, शेरशाह सूरी जब अपने कलिंजर अभियान पर गया था, आपको ध्यान ही होगा शेरशाह सूरी की मौत कलिंजर अभियान के दौरान ही तो हुई थी। तो शेरशाह सूरी जब अपने कलिंजर अभियान के दौरान कहते हैं कि वो इस किले से गुजरा था और तब उसने शाहबाद किले पर अधिकार करके और उसका नाम क्या रखा था? सलेमाबाद। ध्यान देना, शेरशाह सूरी के बारे में ध्यान दीजिएगा। शेरशाह सूरी की मौत कलिंजर अभियान के दौरान ही तो हुई थी। तो शेरशाह सूरी जब कलिंजर अभियान पर गया तो कलिंजर अभियान के दौरान उसने इस शाहबाद किले पर अधिकार किया। कलिंजर के अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने इस शाहबाद के किले के ऊपर अधिकार किया और शाहबाद पर न केवल अधिकार किया बल्कि शेरशाह सूरी ने शाहबाद का नाम बदलकर क्या रखा? सलेमाबाद। शाहबाद का नाम बदलकर सलेमाबाद रख दिया। देखो एक निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद वो अजमेर में, ये सलेमाबाद शाहबाद दुर्ग का नाम रखा गया। और ये सलेमाबाद नाम किसने रखा था? ये सलेमाबाद नाम रखा था शेरशाह सूरी ने। तो अपने को ये भी एक बेसिक बात जानकारी में होनी चाहिए कि शेरशाह सूरी कलिंजर अभियान पर जब गया तो उसने शाहबाद के किले पर भी अधिकार किया और उसी समय उसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। इसलिए मैंने लिखा जीर्णोद्धार शेरशाह सूरी ने कराया। और उस समय वो यहां पर रुका, यहां पर अधिकार किया और इस किले का नाम बदलकर उसने क्या रख दिया? उसने सलेमाबाद रख दिया। क्या रख दिया? सलेमाबाद रख दिया। तो ये 12 जिले के शाहबाद दुर्ग के बारे में भी बात पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 जिले के शाहबाद दुर्ग पर और बता दूं आपको, इस किले के भीतर एक मशहूर तोप है। कौन सी तोप है? इस किले के भीतर एक मशहूर तोप है और वो तोप है नवलवान तोप। परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है कि 12 जिले के शाहबाद किले में कौन सी तोप है? वो तोप है नवलवान तोप। कौन सी तोप है? नवलवान तोप। नवलवान जो मशहूर तोप है वो राजस्थान के कौन से किले के अंदर है? दिमाग में सीधा सट याद रखिए, 12 जिले के शाहबाद किले के अंदर जो तोप है उस तोप का नाम है नवलवान तोप। और नवलवान तोप तो केवल एक नमूना है, यहां पर कुल 18 तोपें रखी गई है जिसमें सबसे प्रसिद्ध तोप नवलवान है। नवलवान सबसे प्रसिद्ध तोप है। बाकी इस किले के भीतर 18 छोटी मोटी तोपें वो रखी गई है, उसमें सबसे फेमस तोप नवलवान तोप है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि औरंगजेब जब अपनी दक्षिण यात्राओं पर जाता था तो वो इसी किले के अंदर विश्राम करने के लिए रुका करता था। ये 12 जिले का शाहबाद का किला है। 12 जिले के शाहबाद के किले के बाद राजस्थान के एक और किले पर बात कर रहा हूं और वो है जयपुर जिले की फागी तहसील का एक किला, माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा का जो किला है ना, ये जयपुर जिले की जो फागी तहसील है उसमें ये किला आया हुआ है, माधोराजपुरा का किला।
अब माधोराजपुरा के किले की बात करूं तो देखो, एक तो इस किले के चारों ओर खाई है, इसलिए ये पारीख दुर्ग है। शुक्र नीतिकार के अनुसार तो जिस किले के चारों ओर खाई होती है वो किला कौन सी श्रेणी में आता है? वो किला देखो, ख से खाई, पारीख, तो ये किला पारीख दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है क्योंकि इस किले के चारों ओर खाई है। और दूसरा, ये सीधा सपाट जमीन पर बना हुआ किला है, इसलिए ये किला स्थल दुर्ग की श्रेणी में। देखो, शुक्र नीतिकार की 9 श्रेणियों में भले ही स्थल दुर्ग नहीं है, लेकिन ये पहाड़ी पर नहीं है, ये सीधा जमीन पर है, इसलिए माधोराजपुरे के किले को हम स्थल दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे और माधोराजपुरा का किला पारीख दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। और इसका निर्माण करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने। ध्यान देना, इस किले का निर्माण किसने कराया? इस किले का निर्माण जयपुर के ही राजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया। सवाई माधो सिंह प्रथम ये कहां के राजा थे? सवाई माधो सिंह प्रथम ये जयपुर के राजा थे। कहते हैं कि उन्होंने माधोराजपुरा का कस्बा जयपुर के सवाई माधो सिंह प्रथम ने बसाया और उन्हीं के द्वारा इस किले का वर्तमान स्वरूप हम लोग जो है वो अस्तित्व में मानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जानकारी में लाना चाहूंगा कि माधोराजपुरा का किला जयपुर की डुप्लीकेट कॉपी है, ये ध्यान रखना। ये एक्चुअली माधोराजपुरा का जो कस्बा है, माधोराजपुरा का जो कस्बा है जहां पर माधोराजपुरा का किला आया हुआ है, वो कस्बा पूरा जयपुर की कॉपी है, मतलब जयपुर की डुप्लीकेट कॉपी मान सकते हैं। और इसीलिए माधोराजपुरा का एक नाम पड़ गया नवा शहर, मतलब जयपुर पुराना है और उसी का डुप्लीकेट माधोराजपुरा नया है। तो माधोराजपुरा को नवा शहर भी कहते हैं क्योंकि ये जयपुर की अनुकृति है, जयपुर की डुप्लीकेट कॉपी है। आपको जानकारी हो, ये जयपुर की फागी तहसील का गांव है माधोराजपुरा, और यहां पे मैंने आपको बताया कि ये स्थल दुर्ग में भी है और ये पारीख दुर्ग में भी है। कहते हैं कि पासी का जो लधाना कस्बा है, उस लधाना के ठाकुर भरत सिंह नरूका ने, जिसका अधिकार रहा इस माधोराजपुरा पर, लधाना के ठाकुर भरत सिंह नरूका ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को इसी किले में कैद कर रखा था। ये भरत सिंह नरूका की वीरता के कारण यह किला जाना जाता है। ध्यान देना, ये किले के बारे में कहते हैं कि लधाना के ठाकुर कौन? भरत सिंह या भारत सिंह नरूका। लधाना के ठाकुर थे भरत सिंह नरूका, और लधाना के ठाकुर भरत सिंह नरूका ने अमीर खां पिंडारी, जो टोंक का नवाब था ना, अमीर खां पिंडारी, आपने इनके बारे में तो सुना ही है। तो टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी की बेगमों को माधोराजपुरा के किले के अंदर कैद रखा गया। इसी किले के अंदर कैद रखा गया। लधाना के ठाकुर भरत सिंह नरूका ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को इसी किले के अंदर कैद रखा। और कैद की बात आई है तो मेरे जहन में एक बात यह भी आती है कि जयपुर के राजा जय सिंह तृतीय की धाय माता थी रूपा बढ़ारन, उसने दरबार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र किए थे, कुछ कुचक्र चलाए थे, और तब उसे भी कैद रखा गया। जयपुर के सवाई जयसिंह तृतीय की, जयसिंह फर्स्ट मिर्जा जयसिंह, जयसिंह सेकंड सवाई जयसिंह और जयसिंह तृतीय, उनके भी बात तो आपको जानकारी हो। अब सवाई जयसिंह तृतीय कह सकते हैं क्योंकि सवाई की उपाधि फिर जयपुर राजघराने में वंशानुगत हो गई। तो जयपुर के राजा जयसिंह तृतीय की धाय माता कौन थी? धाय माता रूपा बढ़ारन। देखो, एक रूपा धाय है, वो जोधपुर वालों की, वो अलग है। रूपा बढ़ारन, ये रूपा बढ़ारन जयसिंह तृतीय की धाय है और इसको भी माधोराजपुरा के किले में कैद रखा गया था। तो माधोराजपुरा के किले के अंदर जयपुर के जयसिंह तृतीय की धाय रूपा बढ़ारन को भी कैद रखा गया। और लधाना के ठाकुर भरत सिंह नरूका का जब इस किले पर आधिपत्य रहा तो अमीर खां पिंडारी की बेगमें भी इस माधोराजपुरा के किले के अंदर कैद रही। तो ये माधोराजपुरा का किला भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये किला है। निश्चित रूप से इस किले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ छोटे छोटे किले हैं जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, आपको जानकारी हो। जैसे मंडरायल का एक किला है, परीक्षा के अंदर जो सवाल आते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस पर ले जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे किलों पर पिछले 19 भागों में विस्तार से बात की और आज 20वां भाग हमारा अंतिम भाग है।
तो कुछ जो छोटे छोटे किले रह गए उनके बारे में बेसिक जानकारी भी हो। जैसे मंडरायल का किला राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? करौली के जिले के अंदर है। मंडरायल का किला ब्रज बहादुर ने बनाया और इस किले के बारे में जो सवाल आता है आपको ध्यान हो, यह किला ब्रज बहादुर की देन माना जाता है। ब्रज बहादुर की देन मंडरायल का किला माना जाता है और इस किले को क्या कहते हैं? इस किले को कहते हैं ग्वालियर के किले की कुंजी। इस किले को कहते हैं ग्वालियर के दुर्ग की चाबी। मतलब ग्वालियर के किले पर आपको जाना हो तो इस मंडरायल के किले से होकर जाना पड़ता था। तो मंडरायल के किले को ग्वालियर के दुर्ग की चाबी कहा गया। ब्रज बहादुर का बनाया यह किला मंडरायल का किला। इसी तरीके से राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर भी जेम्स टॉड के नाम पर एक किला है, टॉडगढ़ किला। तो टॉडगढ़ किला जो कर्नल जेम्स टॉड, उनके कहते हैं कि कर्नल टॉड ने सोचा कि यार इतने किलों की यात्रा करता हूं तो एक आधे किले में मैं खुद ही हाथ डाल देता हूं। तो कर्नल टॉड के द्वारा बना ये टॉडगढ़ का किला, इसका पुराना नाम परीक्षा में पूछा जाता है बोरावाड़ा। टॉडगढ़ के किले का पुराना नाम पूछा जाता है और वो पुराना नाम क्या है? बोरावाड़ा का किला। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, उदयपुर जिले के अंदर एक किला है वल्लभगढ़ का किला। वल्लभगढ़ किला उदयपुर जिले के अंदर है और उस किले को क्या कहते हैं? वल्लभगढ़ के किले को कहते हैं ऊंठाला का किला। तो ये सवाल भी बनता है कि राजस्थान के कौन से किले को ऊंठाला का किला कहते हैं? अपने को दिमाग के अंदर रखना है। आपको जानकारी हो, वल्लभगढ़ दुर्ग उदयपुर की बात करता हूं तो वल्लभगढ़ दुर्ग, इस अपने को दिमाग के अंदर रखिएगा। हाँ, जरा ध्यान दें, मैं बताना चाह रहा हूं कि ऊंठाला के किले की बात करते हैं तो ऊंठाला का किला राजस्थान के कौन से किले को ऊंठाला का किला कहते हैं? तो राजस्थान का ऊंठाला का किला कौन सा किला है? ऊंठाला का किला वल्लभगढ़ किला है और ये वल्लभगढ़ किला कहां पर है? ये उदयपुर जिले के अंदर है। इस किले को कहते हैं ऊंठाला का किला। आपको जानकारी हो। इसी तरीके से राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर भी एक किला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर भी एक किला है और झुंझुनू जिले के अंदर वो किला कौन सा है? झुंझुनू जिले के अंदर वो किला है नवलगढ़ दुर्ग। आपने नवलगढ़ का नाम तो सुना ही है, सीमेंट के लिए बहुत फेमस है। तो सीमेंट के प्लांट के लिए नवलगढ़ का नाम सुना होगा। तो नवलगढ़ किला झुंझुनू के अंदर है, नवल सिंह का बनाया हुआ किला। आपको जानकारी हो, ये किला नवल सिंह के नाम पर नवलगढ़ कहलाता है। नवल सिंह ने बनाया, इसलिए इसे नवलगढ़ का किला कहते हैं। और यह किला जाना जाता है अपने भित्ति चित्रों के लिए। अपने वैसे भी आपको ध्यान हो, शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं और भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियां वैसे भी बड़ी लोकप्रिय रही है। ये तो सारी बातें आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हो। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, राजस्थान का एक और किला है सवाई माधोपुर जिले के अंदर खंडार का किला। सवाई माधोपुर जिले के अंदर, ध्यान देना, सवाई माधोपुर जिले के अंदर एक किला है खंडार का किला। मैं बताना चाह रहा हूं कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर खंडार का किला, इसके बारे में एक सवाल बनता है कि एक तो खंडार का किला कौन सी आकृति में बना हुआ है? त्रिभुज आकृति में बना हुआ है, त्रिभुजाकार। और दूसरा, खंडार के किले पर एक सवाल आता है कि प्रसिद्ध शारदा तोप राजस्थान के कौन से किले के अंदर है? खंडार के किले के अंदर है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर आपको जानकारी हो, ये त्रिभुज आकृति के अंदर किला और यहां पर शारदा तोप जो है वो रखी गई है। शारदा तोप अष्ट धातु से बनी हुई ये तोप अपनी मारक क्षमता के लिए बहुत फेमस थी। ये शारदा तोप है ना, कहते हैं कि अष्ट धातु से निर्मित तोप है। जैसे आपने अष्ट धातु द्वार लोहागढ़ में पढ़ा है, वैसे ही अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप राजस्थान के कौन से किले के भीतर रखी गई थी? तो आपको दिमाग में रखना है, इसकी बहुत ही अच्छी मारक क्षमता हुआ करती थी और ये इस त्रिभुज आकृति के खंडार के किले के अंदर इस शारदा तोप को रखा गया है। ये खंडार का किला चूंकि सवाई माधोपुर जिले में है तो गिरी दुर्ग के साथ साथ ये वन दुर्ग की श्रेणी के अंदर भी खंडार का किला जो है वो शामिल है। तो खंडार के किले के बारे में भी बेसिक चीजें अपने को दिमाग के अंदर रखनी है।
निश्चित रूप से ये बेसिक चीजें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से राजस्थान के किलों के अंदर जाते जाते, क्योंकि और अगर कोई सवाल बच गया तो हम आने वाली आर्ट एंड कल्चर की क्विज में भी उसको या फिर टेस्ट के अंदर भी उसको हम लोग जो है वो करते रहेंगे। बताना चाह रहा हूं, एक किला परीक्षा में पूछा जाता है, किला अफगान। किला अफगान, किला अफगान राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना है, किला अफगान राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? धौलपुर जिले के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को पता होनी चाहिए कि किला अफगान राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है। तो किला अफगान धौलपुर जिले के अंदर है। धौलपुर जिले के अंदर किला अफगान। इसी तरीके से भूमगढ़ या अमीरगढ़ दुर्ग कहां है? भूमगढ़ या अमीरगढ़ दुर्ग ये टोंक के अंदर है। 1857 का संग्राम जब राजस्थान के इतिहास का पढ़ते हैं तो भूमगढ़ या अमीरगढ़ दुर्ग का जिक्र वहां पर होता है। तो भूमगढ़ या अमीरगढ़ दुर्ग कहां है? राजस्थान में टोंक जिले के अंदर है। इसी तरीके से सज्जनगढ़ का किला राजस्थान में कहां है? सज्जनगढ़ का किला राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है और इस किले को कहते हैं उदयपुर का मुकुट मणि। सज्जनगढ़ किला उदयपुर जिले के अंदर है और इस किले को कहते हैं उदयपुर का मुकुट मणि। उदयपुर का मुकुट मणि, ये सज्जनगढ़ किला उदयपुर, जिसको उदयपुर का मुकुट मणि किला कहकर जो है वो पुकारा जाता है। इसी तरीके से एक किला आता है कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किला कहां है? कोटड़ा का किला बाड़मेर जिले के अंदर है, सिर तहसील में। आपको ध्यान हो, कोटड़ा के किले के बारे में कहते हैं कि ये किला उन्हीं मजदूरों ने बनाया जिन्होंने जैसलमेर का सोनारगढ़ बनाया, क्योंकि जैसलमेर का सोनार किला बनाने वालों के एक हाथ काट लिए गए और तब उन्होंने अपने दूसरे हाथ से जिस किले को बनाया वो कोटड़ा का किला बाड़मेर रहा। शायद ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ने इसी घटना से प्रेरणा ली होगी और इसलिए ताजमहल बनाने वालों का एक नहीं दो दो हाथ जो है वो काट दिए गए। तो कहने का मतलब राजस्थान के भरपूर जो हमने बातें की, राजस्थान के एक एक किले तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान तो किलों का ही प्रदेश है। यहाँ तो छोटी छोटी किलियां तो आपको गली गली में मिल जाएगी और बड़े किले हम लोगों ने राजस्थान के, देखो दुर्ग एक ऐसा प्रकरण है जो राजस्थान भूगोल में भी, राजस्थान इतिहास में भी, राजस्थान संस्कृति में भी। भूगोल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जब किले पढ़ते हैं तो कौन सी नदी के तट पे ये पढ़ते हैं, हम लोग किले पढ़ते हैं तो उसका भौगोलिक आसपास का वो भी पढ़ते हैं, कौन सी पहाड़ी पर है वो भी पढ़ते हैं। और इतिहास क्योंकि साखे पढ़ते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण पढ़ते हैं, इतिहास की घटनाएं पढ़ते हैं। और संस्कृति तो है ही। तो कला संस्कृति में, इतिहास में और भूगोल में, तीनों में अगर हम कहें कि दुर्ग के प्रकरण का महत्व है तीनों में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मुझे लगता है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में तो सबसे लंबा प्रकरण राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य है। हमने दुर्ग और दुर्ग में स्थित महल, जिनको पिछले 20 भागों से हम लगातार पढ़ रहे हैं, तो दुर्ग और महल का हमारा ये प्रकरण 20 भागों के साथ आज समापन के ऊपर है। उम्मीद करता हूं ये 20 भाग के अंदर आपको राजस्थान का न केवल दुर्ग, दुर्ग का स्थापत्य, दुर्ग का इतिहास, दुर्ग के साके, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। 20वें भाग में मैंने छोटे छोटे कोई किले बच गए तो वो भी जिक्र अपन कर सके, और भी अगर कोई किला रह गया तो आने वाले टेस्ट और क्विज में उसको भी आप देख लेंगे। धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद।